जयराम जी की दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रिकोल एकेडमी में। हमारे विज्ञान में जो टॉपिक चल रहे थे उसमें आज दूसरी क्लास रहने वाली है, जिसमें टॉपिक का नाम है आपका ऊष्मा। आइए चलिए ऊष्मा से रिलेटेड हम 100 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जिसमें आपका पहला क्वेश्चन रहने वाला है, वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है। यदि वस्तु को गर्म किया जाता है तो अणुओं की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो चाल क्या होती है, बढ़ जाती है, क्योंकि अणु जो है वो दूर दूर होने लगते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का ताप किसका सूचक होता है। किसी वस्तु का ताप किसका सूचक होता है, तो उसके अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा का सूचक होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, वस्तु का ताप सूचित करता है संपर्क करने पर ऊष्मा। जो वस्तु का ताप सूचित करता है, यदि संपर्क करने पर ऊष्मा क्या होती है, अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तु में प्रवाहित होगी। जो अधिक ताप की वस्तु होगी और एक कम ताप की वस्तु होगी, तो वो अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तु की ओर प्रवाहित होने लगती है क्या, ऊष्मा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था। तो वह है डेवी। डेवी नाम के वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था। ऊष्मा का मात्रक क्या है, तो ऊष्मा का मात्रक जूल है। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान कितना होता है, 1 किलो कैलोरी का। ठीक है, 1 किलो कैलोरी का ऊष्मा का मान कितना होता है, तो वह होता है 4.186 इंटू 10⁻³ जूल। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि 1 कैलोरी का मान, 1 कैलोरी ऊष्मा का मान कितना होता है, तो वह रहेगा आपका सिर्फ 4.186। ठीक है। यदि 1 कैलोरी का मान पूछता है तो 4.186 कैलोरी जूल, और यदि 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान पूछता है तो वह रहेगा आपका 4.186 इंटू 10⁻³ जूल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, ताप का एसआई मात्रक क्या होता है। ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान सेल्सियस में कितना होता है, तो वह 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम संभव ताप कितना होता है। न्यूनतम संभव ताप जो होता है वह होता है -273.15 डिग्री, -273.15 डिग्री सेल्सियस है जो न्यूनतम संभव ताप हो सकता है। इससे और न्यूनतम ताप की मात्रा नहीं होती है। अगला क्वेश्चन, फ़ारेनहाइट स्केल पर मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है। तो जो फ़ारेनहाइट स्केल होता है उस पर जो सामान्य ताप होता है वह 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान होता है, तो वह है -40 डिग्री। बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है बहुत से एग्ज़ामों में, तो ये आपके लिए बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन रहने वाला है कि किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने हैं उनका मान क्या होता है, समान होता है, तो वह है -40 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है, पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है। तो पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर। अगला क्वेश्चन है आपका कि ठंडे देशों में झीलों के जम जाने के पश्चात भी जलचर जीवित क्यों रहते हैं। जो ठंडे देशों में है, झीलों का पानी जम जाता है उसके बाद भी जलचर जो जीव क्यों रह जाते हैं, तो वह है क्योंकि पानी की जो निचली सतह होती है वहाँ पर 4 डिग्री सेल्सियस पर द्रव अवस्था में रहती है। जो निचली परत है वह 4 डिग्री सेल्सियस में भी क्या रहती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है, जिस कारण से जलचर जीव जीवित रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा के संचरण की कितनी विधियां हैं, तो वह हैं आपकी 3, चालन, संवहन और विकिरण। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ठोसों में ऊष्मा का संचरण किस रूप
मुख्य रूप से किस विधि द्वारा होता है? तो ठोसों में ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है? चालन में। ठीक है। इसी प्रकार द्रवों में और गैसों में ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? तो वह होता है संवहन द्वारा। संवहन द्वारा द्रवों और गैसों में, और ठोसों में चालन द्वारा। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस विधि द्वारा आती है? तो वह होता है विकिरण द्वारा। ठीक है। विकिरण द्वारा सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर पहुंचती है। अगला क्वेश्चन है आपका, ऊष्मा के संचरण की सबसे तेज विधि कौन सी है? तो जो ऊष्मा के संचरण की सबसे तेज विधि है वह है आपकी विकिरण। क्योंकि सूर्य का प्रकाश जो आता है वह पृथ्वी पर किस माध्यम से आता है? विकिरण के माध्यम से आता है। इसकी गति बहुत तेज मानी जाती है। तो ऊष्मा के संचरण की सबसे तेज विधि कौन सी है? वह है विकिरण। पसीने का मुख्य कार्य क्या है? पसीने का मुख्य कार्य क्या है? शरीर के ताप को नियंत्रित रखना। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका कई बार ये एमपी पुलिस में पूछा जा चुका है। ठीक है। थर्मामीटर में पारे का उपयोग क्यों किया जाता है? थर्मामीटर में पारे का उपयोग क्यों किया जाता है? तो यह ऊष्मा का अच्छा सुचालक और कांच पर नहीं चिपकने वाला होता है। यह जो है वो कांच पर नहीं चिपकता है और सुचालक होता है ऊष्मा का, इसलिए थर्मामीटर में पारे का उपयोग किया जाता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है? प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है? क्योंकि दाब बढ़ने से जल का क्वथनांक क्या होता है? वह बढ़ जाता है। दाब बढ़ने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, जिस कारण प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। अगला क्वेश्चन, अशुद्धियों के कारण जो द्रव है उसका क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वह बढ़ जाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा? अशुद्धियों के कारण जो द्रव का क्वथनांक है वह बढ़ जाएगा। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना क्यों आरामदायक होता है? तो वह ऊष्मा के बुरे अवशोषक और अच्छे क्या होता है? परावर्तक होता है। जो वाइट कलर के कपड़े पहने जाते हैं उसमें क्या होता है? वाइट कलर ऊष्मा को अवशोषित नहीं करता। ठीक है, ऊष्मा को क्या कर देता है? परावर्तित। और जो काला कलर रहता है, काले कलर के वस्त्र जो रहते हैं वह काला रंग ऊष्मा को अवशोषित करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, तेज हवा वाली रात में ओस नहीं बनती क्यों? तेज हवा वाली रात में ओस क्यों नहीं बनती भाई? तो उसका आंसर है बाष्पीकरण की तेज दर होने के कारण। ठीक है, बाष्पीकरण की तेज दर होने के कारण। अगला क्वेश्चन है, ठोस से कपूर बाष्प बनाने की प्रक्रिया क्या है? ठोस से कपूर बाष्प बनाने की प्रक्रिया क्या है? तो वह है आपकी ऊर्ध्वपातन। क्या है वो? ऊर्ध्वपातन। अगला क्वेश्चन है, तापगतिकी का प्रथम नियम किस संरक्षण पर आधारित है? जो तापगतिकी का प्रथम नियम है वह है ऊर्जा संरक्षण पर आधारित। अगला क्वेश्चन, आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मागतिकी के किस नियम से मिलती है? तो वह मिलती है किस नियम से? प्रथम नियम से मिलती है। मिट्टी के घड़े में पानी किसके कारण ठंडा रहता है? तो जो मिट्टी का घड़ा रहता है उसमें पानी किस कारण ठंडा रहता है? तो वह होता है बाष्पीकरण के कारण। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है? तो जो थर्मोस्टेट का कार्य वह है एक समान तापमान बनाए रखना। ओके। अगला क्वेश्चन, ठोस कपूर के दहन से कपूर बाष्प बनने की प्रक्रिया है, तो वह कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? ऊर्ध्वपातन। ये जो क्वेश्चंस हैं यहाँ आपने अधिकतर 9th क्लास और 10th क्लास में एक बार पढ़ चुके होंगे, समझ चुके होंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको सभी समझ आ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है, अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, यह नियम किसका है? तो वह है किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम क्या है? अच्छे उत्सर्जक जो हैं वह अवशोषक होते हैं। यह नियम किसने दिया था? तो किरचॉफ ने दिया था। पानी का हिमांक कितना होता है? ठीक है, पारे का हिमांक कितना होता है? तो वह होता है -39 डिग्री सेल्सियस। पारा जो है
39 डिग्री -39 डिग्री सेल्सियस पर क्या होने लगेगा, जमने लगेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, गर्मियों में ताप 46 डिग्री सेल्सियस हो जाने पर भी ऊँट गर्मी से राहत महसूस करता है कैसे? तो अपने शरीर पर क्या कर लेता है, वो ताप को 42 डिग्री तक बढ़ाकर रखता है। उसके अंदर ऐसी कैपेसिटी रहती है कि वह अपने शरीर के ताप को 42 डिग्री सेल्सियस तक एडजस्ट कर लेता है, इसलिए उसको गर्मी कम महसूस होती है। अगला क्वेश्चन है आपका, थर्मस फ्लास्क में ऊष्मा का क्षय कैसे रोका जाता है? तो ऊष्मा का क्षय कैसे रोका जाता है? जबकि चालन, संवहन व विकिरण तीनों प्रकार का मटेरियल उसमें यूज़ किया जाता है, जिससे थर्मल फ्लास्क में ऊष्मा का क्षय रोका जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ों पर पानी किस तापमान पर उबलने लगता है? तो पहाड़ों पर पानी किस तापमान पर उबलेगा? उसका राइट आंसर है आपका 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर पहाड़ों पर पानी तापमान पर उबलने लगता है। अगला क्वेश्चन है आपका इसमें, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक धातु कौन सी है? ऊष्मा की जो सबसे अच्छी चालक धातु मानी गई है वह है सिल्वर, मगर ज़्यादातर यूज़ किया जाता है एल्युमिनियम और कॉपर। क्यों? क्योंकि इनकी जो कॉस्ट है वह कम होती है, इनकी वैल्यू जो है वह चांदी की तुलना में कम है। चांदी तो इस समय आसमां छू रही है, ये आपको भी मालूम होगा। चांदी के वायर का यूज़ तो किया नहीं जा सकता, तो इसलिए कॉपर या एल्युमिनियम का यूज़ किया जाता है। ऊष्मा का सबसे खराब चालक धातु कौन सी है? ऊष्मा की जो सबसे खराब चालक धातु कौन सी है वह है लेड, ठीक है, जिसका संकेत होता है Pb, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन रहने वाला है आपका 38 नंबर, बोलोमीटर से आप क्या मापा जाता है? बोलोमीटर से क्या मापा जाता है? तो तापीय विकिरण मापा जाता है। बादल वाली रातें स्वच्छ रातों की तुलना में गर्म क्यों होती हैं? जो बादल वाली रातें होती हैं वह स्वच्छ रातों की तुलना में गर्म क्यों होती हैं? तो जो बादल जो होते हैं, बादल पृथ्वी से छोड़ी गई ऊष्मा को, बादल जो है पृथ्वी से छोड़ी गई ऊष्मा को वापस परावर्तित कर देते हैं, तो जिससे क्या होता है, रातों में स्वच्छ रातों की तुलना में गर्म होती हैं बादल वाली रातें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप केल्विन पैमाने पर क्या होगा? स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप केल्विन पैमाने पर क्या होगा? तो वह होगा 310 केल्विन। अगला क्वेश्चन, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलने पर कमरे के ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या होगा, ताप बढ़ जाता है। यदि कमरे के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, रेफ्रिजरेटर के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, तो जो कमरे का ताप होता है वह क्या होता है, बढ़ जाता है। विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक क्या है? तो जूल प्रति किलोग्राम केल्विन। विशिष्ट ऊष्मा का जो मात्रक है वह क्या है आपका, जूल प्रति किलोग्राम केल्विन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, जल की विशिष्ट ऊष्मा का मान कितना होता है? जल की जो विशिष्ट ऊष्मा है उसका मान कितना होता है? बहुत ही वेरी IMP क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो ये होता है 4200 जूल प्रति किलोग्राम केल्विन, सर्वाधिक यही मान होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भाप से हाथ अधिक जलता है। भाप से जो है वो है हाथ क्या होता है, अधिक जलता है उबलते जल की तुलना में, क्यों? तो ये क्यों होता है भाई? वह होता है भाप में गुप्त ऊष्मा के कारण। भाप में क्या होता है, गुप्त ऊष्मा के कारण होता है। तो आपसे निवेदन है कि आप कृपया कर ट्राई ना करें, और यदि विश्वास ना हो तो आप ट्राई भी कर सकते हैं कि भाप में हाथ जलेगा या उबलते जल में हाथ जलेगा, ठीक है। ऐसा करना नहीं है मगर, क्योंकि भाप जो है उसकी गुप्त ऊष्मा अधिक होती है, ठीक है, तो उसमें हाथ अधिक जलता है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है आपका,
बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा का मान कितना है? बर्फ़ की जो गुप्त ऊष्मा उसका मान कितना होता है? वह 80 कैलोरी प्रति ग्राम होता है। जल की वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? जल की वाष्पन की गुप्त ऊष्मा क्या रहेगी आपकी? 540 कैलोरी प्रति ग्राम। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पहाड़ों पर बर्फ़ धीरे धीरे क्यों पिघलती है? जो पहाड़ होते हैं उन पर बर्फ़ जो है वह धीरे धीरे क्यों पिघलती है? तो ऊष्मा की गुप्त ऊष्मा अधिक होने के कारण। ऊष्मा की गुप्त ऊष्मा अधिक होने के कारण जो पहाड़ों पर बर्फ़ है वह धीरे धीरे पिघलने लगती है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ़ और पानी में कौन अधिक शीतल होगा? 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ़ और पानी में देखा जाए तो कौन अधिक ज़्यादा शीतल होगा? तो वह होगा बर्फ़। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में आर्द्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है? वायुमंडल में आर्द्रता मापने वाला यंत्र कौन सा होता है आपका? राइट आंसर है हाइग्रोमीटर। अगला 50वां क्वेश्चन आपका, ताप का वह पैमाना जिसमें ऋणात्मक मान नहीं होता है। वेरी IMP क्वेश्चन है आपका। ठीक है। तो वह है केल्विन। केल्विन में जो है ऋणात्मक मान नहीं होता है। डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, इनमें क्या होता है? ऋणात्मक मान होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, सीटी बजने पर कुकर से भाप निकलती है, किसका उदाहरण है? तो रुद्धोष्म प्रसार का। रुद्धोष्म प्रसार का उदाहरण है। सीटी बजने पर कुकर से क्या निकलती है? भाप निकलना। ठीक है। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है, शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसकी लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वह बढ़ जाती है। ठीक है। लोहे की छड़ का एक सिरा गर्म करने पर, लोहे की छड़ का यदि एक सिरा गर्म किया जाए तो दूसरा गर्म होना क्या कहलाता है? तो ऊष्मा का चालन कहलाता है। धीरे धीरे ऊष्मा इसमें स्थानांतरित होती है जिससे दूसरा सिरा भी गर्म महसूस होता है या गर्म होने लगता है। गर्मी के दिनों में रेल की पटरियों के बीच खाली जगह क्यों छोड़ी जाती है? आपने देखा होगा कि जो रेल की पटरियाँ हैं उनमें हल्का सा गैप दिखाई देगा, तो वह तापीय प्रसार के लिए स्थान देने हेतु, क्योंकि गर्मियों के दिनों में जो पटरियाँ हैं उनमें फैलाव होता है। ठीक है। इसलिए उनमें बीच में गैप रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, साइकिल के टायर गर्मी में अचानक क्यों फटते हैं? साइकिल के जो टायर हैं या बाइक के जो टायर हैं वह गर्मियों के दिनों में अचानक क्यों फटते हैं? तो उसमें क्या होता है? अत्यधिक दाब होता है और ऊष्मा के कारण हवा के प्रसार से उसमें ऊष्मा अंदर हवा भरी जाती है और दाब का प्रभाव रहता है जिससे टायर जल्दी फट जाते हैं, अचानक फट जाते हैं। ठीक है। सर्दियों में एक मोटे कंबल की तुलना में तो पतले कंबल अधिक गर्म क्यों होते हैं? जो दो सर्दियों के दिनों में एक कंबल ले लें उसकी बजाय आप दो कंबल लें तो अधिक गर्म कौन सा रहेगा? दो कंबल वाला। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में हवा की परत ऊष्मारोधी का कार्य करती है। ठीक है। इस कारण से दो पतले कंबल अधिक गर्म होते हैं। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है? सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है? तो वह है अवरक्त किरण। अवरक्त किरण जो है वह सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है? तो अवरक्त किरण। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है, यह किसने सिद्ध किया? तो रमफोर्ड ने। ठीक है। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है, यह सबसे पहले सर्वप्रथम जो सिद्ध किया था वह रमफोर्ड ने किया था। अगला क्वेश्चन इसका, जब बर्फ़ पिघलती है तो इसका आयतन क्या होगा? घटेगा। बर्फ़ का टुकड़ा यदि पिघलना प्रारंभ करता है तो उसका आयतन क्या हो जाता है? कम हो जाता है। जो मटेरियल बचता है उसकी मात्रा ठोस मटेरियल के मुकाबले में कम होती है। अशुद्धि मिलाने पर गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? यदि किसी पदार्थ में अशुद्धि मिला दी जाती है तो उसका गलनांक क्या हो जाता है?
तो वह घट जाता है। अशुद्धि मिलाने पर वह द्रव अवस्था में या लिक्विड अवस्था में आना जल्दी ही प्रारंभ कर देता है। सेल्सियस पैमाने पर 0 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट के कितने डिग्री के बराबर होता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट के कितने डिग्री पर बराबर होगा? तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और बराबर किसके होगा? 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होगा। किस तापमान पर जल का आयतन न्यूनतम होता है? किस तापमान पर जल का आयतन न्यूनतम होता है? वह होता है आपका 4 डिग्री सेल्सियस पर। 4 डिग्री सेल्सियस पर तापमान जल का न्यूनतम आयतन न्यूनतम होता है। ठीक है। शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म क्यों होता है? शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म क्यों होता है भाई? तो पृथ्वी के भीतर का तापमान वायुमंडल के तापमान से क्या होता है? अधिक होता है। जो पृथ्वी के भीतर का तापमान होता है वह जो वायुमंडल ऊपरी जिस वातावरण में हम रह रहे हैं उसका तापमान अधिक होता है। ठीक है। पृथ्वी के अंदर जो तापमान है वह हमेशा स्थिर रहता है। तापमान बदलता कहाँ है? तो वह पृथ्वी के ऊपर जहाँ हम निवास कर रहे हैं उसका तापमान बढ़ता है और घटता रहता है। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है इसी बीच, तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग क्यों किया जाता है? तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि जल की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है, इसलिए तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, खाना पकाने के बर्तनों का नीचे का हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है? ठीक है। तो काली सतह ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है, इसलिए नीचे का हिस्सा क्या होता है? काला होता है। ठीक है। अभी हमने बात की थी वाइट कलर, सफ़ेद कलर की बात की थी। तो सफ़ेद कलर अवशोषित नहीं करता कलरों को। ठीक है। वह परावर्तित कर देता है। और काला कलर जो है वह सभी ऊष्मा को अवशोषित करके रखता है, जिससे वह गर्म बना रहता है। इसलिए नीचे की सतह क्या कर दी जाती है? वो काली कर दी जाती है। ठीक है। सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें गर्म क्यों रखते हैं? सर्दियों में ऊनी वस्त्र ही क्यों गर्म रखते हैं भाई? तो उसका कारण जो है वह है ऊन ऊष्मा का क्या होता है? कुचालक होता है। तो और शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने नहीं देता है, जिस कारण सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें गर्म बनाए रखते हैं। द्रव्यमान और विशिष्ट ऊष्मा के गुणनफल को क्या कहते हैं? ठीक है। द्रव्यमान और विशिष्ट ऊष्मा के गुणनफल को क्या कहते हैं? ऊष्मा धारिता कहते हैं। इंजन की शीतलन प्रणाली में जल का प्रयोग क्यों होता है? तो उच्च विशिष्ट ऊष्मा के कारण, उच्च विशिष्ट ऊष्मा के कारण जो है वह जल का प्रयोग किया जाता है इंजन की शीतलन प्रणाली में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रेगिस्तान में दिन में बहुत गर्मी और रात में बहुत ठंड होती है। रेगिस्तान में दिन में बहुत गर्मी होती है और रात में वह बहुत ठंड होती है। क्यों होती है? रेत ऊष्मा का अच्छा क्या होता है? अवशोषक। रेत ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होता है और उत्सर्जक होता है। तो रात में उत्सर्जित करता है और दिन में रेत ऊष्मा को अवशोषित करता है, जिस कारण गर्मी और बहुत तेज ठंड प्रतीत होती है। अगला क्वेश्चन है आपका, पायरोमीटर से क्या मापा जाता है? पायरोमीटर से क्या मापा जाता है? अत्यधिक उच्च ताप, जैसे सूर्य का ताप यदि मापना हो तो इसके लिए किसका यूज़ किया जाएगा? पायरोमीटर, ना कि थर्मामीटर वगैरह। थर्मामीटर में स्वाहा हो जाएंगे अपन लोग यदि थर्मामीटर से नापने चले गए तो सूर्य का तापमान। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस पर पूरी तरह पिघलाने के लिए कितनी ऊष्मा चाहिए? तो 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस पर पूरी तरह पिघलाने के लिए कितनी ऊष्मा चाहिए? तो वह है 80 कैलोरी। बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है ये भी। ठीक है आपका। वायुमंडल गर्म होता है मुख्य रूप से किसके द्वारा? संवहन के द्वारा। ठीक है। वायुमंडल जो है संवहन के द्वारा गर्म रहता है। गैस थर्मामीटर द्रव थर्मामीटर की तुलना में अधिक संवेदनशील क्यों होता है? क्योंकि जो गैसों का प्रसार गुणांक है वह अधिक होता है, उससे आप
सही सही मेज़र करने में थोड़े असमर्थ रहते हैं और जो द्रव थर्मामीटर रहता है वह लगभग एक्यूरेट मापन करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, तापमान बढ़ने पर गैसों की श्यानता में क्या परिवर्तन होता है? तो गैसों की श्यानता क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक है, 0 केल्विन ताप पर गैस के अणुओं की चाल कितनी होती है? तो 0 केल्विन ताप पर गैस के अणुओं की चाल क्या हो जाएगी भाई? 0 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है आपका, ठंडा करने पर पदार्थ के आयतन पर सामान्यतः क्या प्रभाव पड़ता है? तो आयतन क्या होता है? घटता है। क्या होगा? घटेगा ठंडा करने पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन रहने वाला है आपका, समुद्री समीर किस कारण चलती है? समुद्री समीर किसके कारण चलेगी? तो उसका कारण है संवहन के कारण। विद्युत केतली में पानी गर्म किस विधि से होता है? तो जो विद्युत केतली है उसमें पानी भी गर्म करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? कौन सी विधि यूज़ होती है? संवहन होती है। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा क्या कहलाती है? आपकी विशिष्ट ऊष्मा। इसके बारे में हमने बहुत क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका कि किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा, ठीक है, वो क्या कहलाती है? उसकी विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप सामान्य ताप है? तो वह कितना है? 310 केल्विन। केल्विन में यदि शरीर का तापमान देखा जाए मानव शरीर का तो वह 310 केल्विन होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, तापमान का वह मान जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पर समान होता है या -40 होता है, तो वह कौन सी डिग्री है जिस पर दोनों का मान समान होगा? वह है -40 डिग्री सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों का तापमान समान होगा। थर्मस फ्लास्क का आविष्कार किसने किया भाई? थर्मस फ्लास्क का आविष्कार किसने किया? देवार ने किया। स्टीफन का नियम किससे संबंधित है? स्टीफन का नियम जो संबंधित है वह है विकिरण की तीव्रता से संबंधित है स्टीफन का नियम। न्यूटन का शीतलन नियम, ये जो नियम हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नियम है, तो आपसे निवेदन है कि आप इन नियमों को दोबारा कमेंट में ज़रूर हमारे लिए कमेंट करें। ठीक है, तो न्यूटन का शीतलन नियम कब लागू होता है? तो जब ताप का अंतर बहुत अधिक ना हो तो न्यूटन का शीतलन नियम यूज़ होगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि कंप्रेसर का उपयोग रेफ्रिजरेटर में क्यों होता है? तो जो कंप्रेसर होता है उसका उपयोग रेफ्रिजरेटर में मतलब अर्थात फ्रिज में क्यों यूज़ होता है? तो गैस को संकुचित कर तापमान कम करने के लिए गैस को संकुचित कर देता है, जिससे क्या होता है? तापमान कम हो जाता है। अत्यधिक ऊंचे तापों की माप की जाती है, तो जो अत्यधिक ऊंचे ताप होते हैं उनकी माप किस पर की जाती है? तो पूर्ण विकिरण उत्ताप मापी से जो अत्यधिक ऊंचे तापों की माप की जाती है। किसी वस्तु की ठंडी या गर्मी की माप क्या कहलाती है? वह कहलाती है आपकी ताप, टेम्परेचर। जैसे इन दिनों में ज़्यादा चल रहा है टेम्परेचर इतना है, टेम्परेचर उतना है, तो ठंडा या गर्म होना उसका क्या कहलाता है? ताप कहलाता है। बर्फ़ के गलनांक पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है? बर्फ़ के गलनांक पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है? तो दाब बढ़ने से गलनांक क्या होगा? घटने लगेगा। गलनांक से तात्पर्य है कि ठोस पदार्थ का द्रव पदार्थ में परिवर्तन होना, ठोस का द्रव में परिवर्तन उसका गलनांक कहलाता है। ठीक है, नमक मिलाने पर बर्फ़ का गलनांक क्या होगा? नमक मिला दिया जाए बर्फ़ में तो उसका गलनांक क्या हो जाता है? कम हो जाता है। गलनांक अर्थात वह द्रव अवस्था में बहुत ही धीरे धीरे आएगा। ठीक है, द्रव अवस्था में क्या होगा? वह बहुत ही धीरे धीरे आता है। अगला क्वेश्चन है, बाष्पीकरण की दर किस पर निर्भर नहीं करती है? बाष्पीकरण की जो दर है, कोई चीज़ बाष्प बन रही है तो वह किस पर निर्भर नहीं करेगी? तो उसके द्रव्यमान पर। द्रव्यमान क्या होता है? पदार्थ की मात्रा होती है। पदार्थ की मात्रा क्या होती है? आपका द्रव्यमान कहलाती है।
ठीक है, द्रव्यमान कहलाती है। क्वथनांक पर द्रव का तापमान क्या होगा? स्थिर रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, सूर्य की सतह पर तापमान लगभग कितना है? जो सूर्य की सतह पर है उस पर तापमान कितना है आपका? तो वह होता है आपका 6000 केल्विन। कितना होता है? 6000 केल्विन। इसी तापमान को आप डिग्री सेल्सियस में हमारे लिए कमेंट कर सकते हैं कि सूर्य की सतह पर तापमान लगभग कितना होगा। डिग्री सेल्सियस में आप कन्वर्ट करके इसको कमेंट करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ऊष्मागतिकी का शून्य व नियम किसकी व्याख्या करता है? वह किसकी व्याख्या करता है? तापमान की व्याख्या करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, द्रव से वाष्प में परिवर्तन पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं? द्रव से वाष्प में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो वाष्पन कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, ऊष्माधारिता का मात्रक क्या होता है? तो ऊष्माधारिता का मात्रक कैलोरी प्रति डिग्री सेल्सियस। कैलोरी प्रति डिग्री सेल्सियस होता है। एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं? ठीक है, इस आंसर को आप ही कमेंट करेंगे, मैंने अच्छी तरह समझाया था इसको। ठीक है, परम शून्य ताप पर आणविक गति क्या होती है? रुक जाती है। परम शून्य ताप पर जो है आणविक गति क्या होगी? वह आपकी रुक जाएगी। दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रभाव की दिशा निर्भर करती है। दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा निर्भर करती है। तो किस पर निर्भर करती है? उनके तापांतर पर। ठीक है, कैसे करेगी? यदि कोई उच्च ऊष्मा वाला पदार्थ है और एक निम्न ऊष्मा वाला पदार्थ है तो उच्च ऊष्मा से निम्न ऊष्मा की ओर क्या होने लगता है? प्रवाहित होने लगती है क्या? ऊष्मा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है आपका, मिट्टी के बर्तनों में जल का ठंडा होना किस पर निर्भर करता है? मिट्टी के बर्तनों में जल का ठंडा होना किस पर निर्भर करता है? तो बाहरी ताप, वायु की नमी और वायु की गति पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है आपका, सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? जो सौर ऊर्जा है उसका मुख्य स्रोत क्या रहने वाला है आपका? तो वह रहने वाला है आपका नाभिकीय संलयन। ठीक है, नाभिकीय संलयन सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। और इसी बीच आपका अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है आज की क्लास का, वह है क्या ऊष्मा को पूरी तरह कार्य में बदला जा सकता है? तो इसका आंसर होगा नहीं, ऊष्मा को पूरी तरह कार्य में नहीं बदला जा सकता, क्योंकि कुछ भाग अवशेष के रूप में रह जाता है। ठीक है, इस प्रकार आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। आपसे निवेदन है कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और एक दो बार इसको ज़रूर सुनें। ठीक है, इस प्रकार ये आपका टॉपिक ऊष्मा यहाँ पर कंप्लीट होता है। थैंक यू हमारे साथ बने रहने के लिए।